चलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने जो उपन्यास पढ़ लिया था वहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अगर आपको क्लियर कोई चीजों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर कर सकते हो ना, मतलब सॉरी क्वेश्चन कर पूछ सकते हो अपना। मैं आपके सभी के क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि अ, ऐसा कोई चीजें मैंने छोड़ी नहीं है कि जो आपको डाउट रहे। लेकिन एक चीज हम ये कर रहे हैं कि उपन्यास पढ़ के आपको आना है ना। उपन्यास मैंने सेंड कर दिए ग्रुप में। ग्रुप पे आप जाओ और उपन्यास को पढ़ो। एक बार अगर आप उपन्यास पढ़ लोगे तो आपको फिर जो उपन्यास से मेन मेन चीजें जो एग्जाम के लिए देखो चीजें क्या होती है कि यार सिर्फ उपन्यास पढ़ेंगे और जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है या फिर हो सकता है उसने पहले भी एग्जाम दिया है, उसको ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ पीवाईक्यू लगाए हुए और पहले पेपर दिए, तो उन लोगों को तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनको तो पूरा समझ में आता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन इस तरीके से आया भी था और ये इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं। जब हमारा पूरा उपन्यास खत्म हो जाएगा तो हमारा एक पैटर्न चलेगा। उस पैटर्न पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैटर्न हमारा क्या होने वाला है, मतलब उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर हम उस पैटर्न पे ही पढ़ेंगे जो प्रॉपर अभी नेट जेआरएफ का एक पैटर्न चल रहा है ना क्वेश्चन पूछने का। तो उसी पे हम सोल्व करेंगे। चलो आज आते हैं मेला आंचल। मेला आंचल। मेला आंचल प्रकाशित कब हुआ था? 1954 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था मेला आंचल? 1954 में। मेलांचल है किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेलांचल को लिखा और 1954 में प्रकाशित हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? 1921 में हुआ। मैं फिर बता दूं, ये सारे उपन्यास में उपन्यास के क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ, यानी उपन्यास जिन सन में प्रकाशित हुए उसके क्रम वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको उपन्यासकार के जन्म के आधार पर ये उपन्यास अभी क्लास में नहीं चल रहे हैं। ये हमारे उपन्यास के क्रम, यानी जब जब उपन्यास जो जो उपन्यास प्रकाशित हुआ उस क्रम से हम चीजों को पढ़ रहे हैं। आई रिपीट, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। मैं उपन्यास के क्रम यानी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ उस क्रम से हम चीजों को पढ़ रहे हैं, ना कि हम उपन्यासकार के जन्म के क्रम के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना अच्छे से। तो ये जो क्रम में, अच्छा मैं क्यों बार बार ये चीजें आपको बता रहा हूँ क्लासेस में कि भाई उपन्यास का प्रकाशन और उपन्यासकार का जन्म का क्रम, ये दोनों चीजों से क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए और इतने क्वेश्चन पूछे गए कि अगर आप खुद पीओआईक्यू उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन। और हालांकि ये क्वेश्चन बनाना इजी होता है ना, एक बार आप पूरा याद कर लो फिर उनसे चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा दे आप क्वेश्चन बना दोगे ना। तो क्वेश्चन बनाना इजी होता है, प्लस इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। फिर आता है पूर्णिया जिला का मेरीगंज गांव। अच्छा ये जो मैं गांव वगैरह के जो नाम आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर का पैटर्न आप देखोगे तो या तो उस उपन्यास से कौन कौन से गांव आए वो पूछता है, उस उपन्यास में कौन कौन से स्थान आए वो पूछता है, और प्रमुख व्यक्ति प्रमुख पंक्तियां ये सारी चीजें अब वो पूछने लग गया। यानी कुल मिला के हम उपन्यास से कोई भी एक चीज भी नहीं छोड़ सकते जो हमें मतलब ऐसा लगता है कि यार हम इसे छोड़ के नंबर गेन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो उपन्यास मेला आंचल जो है पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव से स्टार्ट होता है। कौन से गांव से स्टार्ट होता है? मेरीगंज गांव से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेला आंचल से आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ माना जाता है। अच्छा आंचलिक उपन्यास का अच्छा ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो मेला आंचल से माना जाता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मेला आंचल सॉरी आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे, है ना। कौन उपन्यासकार थे? तो उपन्यासकार कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु थे, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्रफल जो था वो 1 एकड़ 10 डेसिबल था। अच्छा इसमें एक मलेरिया नामक, मतलब जो मलेरिया होती है मच्छरों से काटने से जो बीमारी होती है उस बीमारी के बारे में, यानी इस पूरी ये जो उपन्यास है उसके इर्द गिर्द मलेरिया के ऊपर चलता है। तो जो मलेरिया के लिए उन्होंने एक क्षेत्र बनाया था, यानी एक सेंटर जो बना था, उस सेंटर की जमीन का नाम यानी जमीन का जो क्षेत्रफल है ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एकड़ 10 डेसिबल में मलेरिया का सेंटर बना था, ठीक है। ग्राम का नाम डब्ल्यू जी मार्टिन ने
ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, यानी जब अंग्रेज अधिकारी वहां आए थे, उनका नाम था W.G. मार्टिन, ने अपनी दुल्हन मेरी के नाम पर रखा था। यानी ये जो मेरी गंज जो नाम गांव है, ये भी पूछा जा सकता है कि मेलांचल में मेरीगंज गांव किसके नाम पर रखा गया। तो मेरी नाम एक दुल्हन थी, और वो किसकी थी? अंग्रेज अधिकारी की थी। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? W.G. मार्टिन ने अपनी दुल्हन यानी उनकी पत्नी मेरी के नाम पर रखा था। अच्छा, दुल्हन कब बोलते हैं, पत्नी क्यों ना बोला यहाँ पे? दुल्हन तब बोलते कि भाई अभी नई नई शादी हुई थी और ये यहाँ पर आए थे ना, मतलब जब शादी करके डायरेक्ट इनकी भारत पोस्टिंग हो गई और इनको यहाँ पहुंचाया गया, तो उसे हम जो एकदम होता है ना कि न्यू न्यू जोड़ा होता है, उससे दुल्हन कह देते हैं, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पर उनकी पत्नी भी कह सकते थे, तो ये इसलिए दुल्हन शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पे। चलो फिर आते हैं। चंदन पट्टी नामक गांव का जिक्र हुआ। एक तो मेरीगंज गांव का जिक्र हुआ, और एक चंदन पट्टी गांव का जिक्र हुआ। ये जो गांव में बता रहा हूँ, जो व्यक्ति के नाम में बता रहा हूँ, जिन्होंने उपन्यास पढ़ा है, कम से कम एक रीड उपन्यास की करी है, यानी एक बार उपन्यास को पढ़ा है, तो उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही कि हाँ इस गांव का जिक्र हुआ था, हाँ इस व्यक्ति का जिक्र हुआ था, हाँ इस तरीके से हुआ था। तो ये चीज है। अब देखो उपन्यास को आप, अच्छा ये शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा होता है? शॉर्ट नोट्स से क्या फायदा हो रहा है आपको कि सर अगर हमें उपन्यास पढ़ना ही है तो फिर हम उपन्यास से ही क्यों चीजें याद ना कर ले? ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। तो देखो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि यार आप डेली डेली उपन्यास को पढ़ने नहीं बैठोगे, यानी आपने एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, फिर उन उपन्यासों से देखो, एक तो उपन्यास इतने बड़े हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, अन्य गद्य विधाएं, कविताएं, ये चीजें आप एग्जाम टाइम के पहले जब रिवीजन करोगे, यानी अभी रिवीजन कर रहे हो, तो बार बार इन चीजों को नहीं पढ़ सकते है ना, क्योंकि इतने बड़े, और अगर पढ़ सकते हो तो 2 महीने में फिर यही चीजें खत्म होगी, है ना। तो जब इनको बार बार नहीं पढ़ सकते, तो हमें रिवीजन के लिए, क्योंकि एक बार हमने पढ़ लिया, हमारे देखो कहानी, नाटक, उपन्यास, ये चीजें ऐसी होती है कि एक बार पढ़ने से उनकी जो कथा होती है वो हमारे दिमाग में छप जाती है। तो अब उससे जो चीजें याद रखनी है, मेन मेन चीजें, वो हमने यहाँ से, मतलब उसका जो एकदम कहते हैं ना कि क्रीम मटेरियल जो है वो मैंने वहां से निकाला, और ये चीजें आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ। यानी इससे बड़ा आपका जो सुविधा वाला काम है वो कोई नहीं करेगा कि भाई उससे क्रीम मटेरियल मैंने निकाला और ये चीजें आपके पास अवेलेबल करा दी, है ना। तो अगर इतनी अच्छी चीजें आपको मिली है तो थोड़ा सा कद्र करो चीजों की और अच्छे से पढ़ो, है ना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना, है ना। उपन्यास दो खंडों में विभाजित है। अब मेलांचल जो है वो दो खंडों में विभाजित है। अच्छा, दो खंड और 67 परिच्छेद में विभाजित है। ये चीजें याद रखना। अभी तो आपको जैसे खंड बहुत कम आ रहे उपन्यास में, लेकिन जब हम कहानी पे या इन पे आएंगे ना, तो वहां पर ये खंड वाला, यानी कि कितने भागों में विभाजित है, ये बहुत ज्यादा चलता है। यानी कि जैसे हम वहां पर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ये नाटक जब पढ़ेंगे, तो वो हर नाटक एक खंड में और उसके परिच्छेद में अलग अलग बटी हुई है ना, तो वो चीजें वहां पर बहुत ज्यादा आती है, हालांकि उपन्यास में चीजें बहुत कम आती है। तो जो उपन्यास है हमारा मेला आंचल, ये एक तो ये याद रखना, ये दो खंड में बटा है। तो खंड एक में 44 परिच्छेद है, और खंड दो में 23 परिच्छेद है। टोटल मिला के 67, यानी कि 67 परिच्छेद हमारे मेला आंचल में आता है। अच्छा, ये परिच्छेद क्या है? परिच्छेद का मतलब ये है कि पहले तो ये दो खंड समझो, मेला आंचल दो अलग अलग भागों में बांटा गया। दूसरा, ये जो दो अलग अलग खंड है, इन खंड में भी हमारे 44 और 43 परिच्छेद है, यानी ऐसे अलग अलग चीजों को उन्होंने पूरे को बांट के बताया कि भाई यहाँ पर ये चीजें हुई, यहाँ पर ये घटना हुई, यहाँ पर ये घटना हुई। तो यानी पूरे उपन्यास को समझने के लिए उन्होंने अलग अलग परिच्छेद में बांट के उसको समझने के लिए थोड़ा सुविधाजनक बनाया है ना। तो ये हमारा 44 परिच्छेद और 23 परिच्छेद में बटा है, टोटल 67 परिच्छेद में। ये संख्या क्वेश्चनों मतलब एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। आप इनको हल्के में मत लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब जब मैंने आपको बताया कि भाई पहले खंड में हमारे 44 परिच्छेद है, पहले खंड में कितने परिच्छेद है? हमारे 44 परिच्छेद है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब पहले खंड में जो 44 परिच्छेद, हम 44 के 44 तो नहीं देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरे 67 परिच्छेद हम नहीं देख सकते, और ना इतना हमारा काम का है। लेकिन जो चीजें हमारी काम की, यानी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम में या तो आया हुआ है या आने की इसकी प्रबल संभावना है, तो पहले खंड से हम कुछ 7 परिच्छेद अलग अलग देख लेते हैं। परिच्छेद 11 हम देख लेते हैं। सुरा
सुरंगा सदा ब्रज की कथा, सुरंगा सदा ब्रज की कथा परिच्छेद 11 में है ना। परिच्छेद 15 में लोरी या कुंवर बजे भान एवं विदापन नृत्य का जिक्र हुआ। लोरिक या कुंवर बजे भान एवं विदापन नृत्य का जिक्र हुआ परिच्छेद 15 में। परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र, भवभूति की रचना के पात्र माधवा मालती का जिक्र हुआ, माधवा मालती का जिक्र हुआ। भवभूति एक रचनाकार है, याद रखना है ना, भवभूति खुद रचनाकार, तो उनकी एक रचना, उसका पात्र, एक पात्र आता है माधवा मालती का जिक्र हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि मेला आंचल में भवभूति के कौन से, भवभूति की रचना के कौन से पात्र का जिक्र हुआ, तो माधवा मालती का हुआ। हालांकि ये नहीं, मतलब ये संभावना बहुत कम है कि कौन से परिच्छेद में आया है, ये संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैं चीजें बता देता हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम दिनों दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो अब डीप में जा रहा है। हालांकि पिछला पेपर थोड़ा सा उन्होंने बहुत ऊपर ऊपर पूछा था, लेकिन उससे पहला वाला पेपर ठीक ठाक पूछा था ना। तो कभी मतलब देखो यूजीसी नेट का कहना, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये इजी बनाएगा या टफ बनाएगा, ये नहीं। और ये चीजें भी हमें नहीं पता चलती है कि यार हम, मतलब जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि जिन लोगों ने थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ा था वो भी अच्छे खासे नंबर ले आए थे, लेकिन उससे पहले जिन व्यक्तियों ने ऊपर ऊपर पढ़ा था वो सब रह गए थे। तो हमें पढ़ना है, ऊपर का भी पढ़ना है, डीप में भी पढ़ना है, ताकि पेपर कैसा भी बने, हमारा जो सिलेक्शन की प्रायिकता है पूरी 100% रहे वहां पर, है ना। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। परिच्छेद 27 इसमें आया, पंत की कविता भारतमाला का जिक्र हुआ है। भारतमाला ग्राम वासिनी, भारतमाला ग्राम वासिनी का जिक्र हुआ। अच्छा, ये चीजें जैसे बताया कि पंत की कविता भारतमाला का जिक्र हुआ, या फिर ऊपर बताया भभूति के पात्र माधवा मालती का जिक्र हुआ, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से खंड में है। परिच्छेद भी याद रख लोगे तो बड़ी बात है। हालांकि इनकी संभावना बहुत कम है कि परिच्छेद वो आपसे पूछे, लेकिन वो खंड जरूर पूछ सकता है कि पंत की कविता भारतमाला का जिक्र कौन से खंड में हुआ है मेला आंचल में ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले खंड में हुआ, किसमें हुआ, पहले खंड में हुआ। तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा, आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई होप कि आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि सर बहुत ज्यादा डीप आप नहीं पढ़ा रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार उपन्यास पढ़ के आए हो तो मैं आपको ठीक ठाक लेवल यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। ताकि इसके बाद कभी भी जब आप पेपर देके निकलोगे और मैं आपको क्रॉस चेक कराऊंगा तो हमारे इन क्लासेस से आपको मैं बता दूंगा कि लगभग 90% सिलेबस हमारी इन क्लासेस से एज इट इज क्वेश्चन आ गया है ना। यानी कि यूं कहो तो ये एक तरीके से आप वन लाइनर भी इनको समझ सकते हो ना, कि भाई मेला आचार्य में पंत की कविता भारतमाला का जिक्र भी हुआ खंड 1 में परीक्षा 27 में। तो इस तरीके से आप इनको वन लाइनर फैक्ट, यानी कि जो यूट्यूब पे चल रहा है ना कि भाई वन लाइनर फैक्ट ये फलाना ढिकाना, लेकिन देखो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कंटेंट। जिनके पास अभी कंटेंट ही उस क्वालिटी का नहीं है, तो वो प्रैक्टिस वन लाइनर फैक्ट ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इसलिए कंटेंट उस लेवल पे पढ़ लो कि चीजें खत्म हो, फिर उसके बाद बस प्रैक्टिस करने का रह जाए ना। चलो परिच्छेद 36 देखते हैं। हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र हुआ है। हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र हुआ है ना। दुनिया फूस बटोर, उसका नाम क्या है, दुनिया फूस बटोर। तो हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र भी हमारे मेला आंचल के खंड 1 में हुआ, परिच्छेद 36 में हुआ। परिच्छेद 37 में आया, जाट जटिन खेल खेला जाता है। अच्छा, ये चीजें, एक चीज और मैं बता दूं कि ये क्लास अभी यूट्यूब पे भी हमारी अपलोड हो रही है। तो यूट्यूब वाले बच्चों को बता दो कि यूट्यूब पे इतना डीप किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। यूट्यूब वाले ऊपर ऊपर पढ़ाते और फिर बैच बेचते हैं वहां से, और बैच से वहां पर बैच में जरूर इतना डीप पढ़ाते हो, लेकिन इतना डीप डायरेक्ट यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया है ना, कि ये परिच्छेद और उन परिच्छेद में आने वाली रचनाएं भी किसी ने बताई हो। ठीक है, तो इसलिए यूट्यूब पे देखने वाले बच्चों से निवेदन है कि थोड़ा सा क्लास को सीरियस देखें, क्योंकि और अगर आप हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले 60 दिन में हम बहुत कुछ चीजें आप लोगों के लिए भी लाने वाले। ठीक है, फिर आता है परिच्छेद 37, जाट जटतीन खेल खेला जाता है ना। ये खेल खेला जाता है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि कौन सा खेल खेला जाता है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है मेला चले, वो जाट जटिन खेल खेला जाता है। फिर आता है परिच्छेद 39, इसमें संथाल टोली द्वारा तहसीलदार हरगोरी सिंह की मृत्यु होती है।
संथाल टोली द्वारा। अच्छा, ये हरगोरी सी इसका पात्र है मेलांचल का। और ये पूछा जा सकता है कि सॉरी, तहसीलदार हरगोरी की मृत्यु किस टोली के द्वारा हुई थी? तो संथाल टोली के द्वारा हुई थी ना। तो ये मेलांचल में कहा गया। ये हमने खंड एक और उसकी चीजें हमने देख ली, ठीक है। ओके, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट एक बार कमेंट करो जरा, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये अगर आप एक बार, सिर्फ एक बार उपन्यास को पढ़ के आए हो तो आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होगी। दूसरा ये कि इससे ज्यादा लेवल या इससे अच्छा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये सारा जो एकदम क्रीम कंटेंट है वो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, वो भी शॉर्ट नोट्स के साथ। आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, मेहनत भी नहीं करना है नोट्स बनाने की। आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरे खंड की बात करते, परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र हुआ। अच्छा, गांधी जी की हत्या का जिक्र मेलांचल में किस खंड में हुआ? तो दूसरे खंड में हुआ। किस परिच्छेद में हुआ? तो 18 में हुआ। परिच्छेद 20, सीमा रेखा का जिक्र इसमें किया गया। सीमा रेखा यानी भारत पाक वाली सीमा रेखा का जिक्र किया है दूसरे खंड में, परिच्छेद 20 में ना। तो ये चीजें हो गई हमारी, ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर दोनों खंड आपको समझ में आए? आ गए यहाँ तक चीजें समझ में? क्लियर हुआ भाई? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कि खंड एक और खंड दो के परिच्छेद जो बताने थे ये समझ में आए? कम से कम इतने वो 67 परिच्छेद में से कम ये 10 परिच्छेद खंड और एक और खंड दो करके आपको पूरे समझ में आने चाहिए ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुआ गुरु? फटाफट कमेंट करो एक बार। अच्छा, ये जो तहसीलदार वाला जो जिक्र है, तहसीलदार वाला आपको कम से कम 2 से 3 उपन्यासों में जिक्र होगा ना। तो ये तहसीलदारों के नाम याद रखना कि कौन से नाम का तहसीलदार कौन से उपन्यास में हुआ। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो ना, इसलिए इनको याद रखना है। डॉक्टर प्रशांत उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। डॉक्टर प्रशांत कमली का प्रेमी है। कमली को प्रेम से राज कमल कहता है और मलेरिया का डॉक्टर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। नंबर एक बात, कमली का प्रेमी है यानी कमली से प्रेम करता है और कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। मलेरिया का डॉक्टर है कौन? डॉक्टर प्रशांत। और केंद्र में भी कौन है? डॉक्टर प्रशांत है ना। फिर आगे चलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद का कहा क्या है? कायस्थ टोली का मुखिया। विश्वनाथ प्रसाद क्या है? कायस्थ टोली का मुखिया। ये टोली जरूर याद रखना कि किस टोली का ये मुखिया है। मीनापुर सर्कल का तहसीलदार है। मीनापुर सर्कल का तहसीलदार है विश्वनाथ प्रसाद। तो इसमें तहसीलदार कौन है? विश्वनाथ प्रसाद। अच्छा, यहाँ पर एक तहसीलदार आया है। एक तहसीलदार अभी आपको आगे भी एक उपन्यास में देखने को मिलेगा। और एक तहसीलदार हम शायद अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये तहसीलदार जो है उपन्यासों में, कम से कम हमारे यहाँ 3 उपन्यासों में तहसीलदार के बारे में मतलब अलग अलग जिक्र हुआ है ना। तो कभी जैसे विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार है ये पूछ लिया, और बाकी उपन्यासों के तहसीलदार के नाम भी ऑप्शन में रहे, लेकिन वो पूछना चाह रहा है मेला आंचल का, तो फिर याद रखना कि मेला आंचल में विश्वनाथ प्रसाद है। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि आप कहाँ गलत कर सकते हो। अच्छा, इन क्लासेस, अच्छा हमारी क्लासेस देखने से आपको फायदा क्या हो रहा है अभी? कि आपको चीजें क्लियर हो रही है कि कहाँ आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। जहाँ गलती करने की जो आपकी संभावना है वो मैं पहले ही आपको यहाँ पे अवगत करा रहा हूँ कि इस तरीके से आप गलती कर सकते हो ना। तो ताकि आप जब पढ़ते रहो, तो जैसे जब हम रिवीजन करते हैं ना तब हमारा ध्यान आता रहता है कि अच्छा ये चीजें हमें इस तरीके से देखना है क्योंकि सर ने हमें बताया था। तो इस तरीके से चलता है ना। फिर आता है बाद में कांग्रेस में शामिल हुआ। बाद में किस में शामिल हुआ? कांग्रेस में शामिल हुआ विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है। मीनापुर सर्कल का तहसीलदार ये है, ओके। फिर आता है बालदेव, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। यहाँ पर इन पार्टियों से भी इनका नाम पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से है ना। तो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है।
सुराजी, सुराजी का मतलब होता है स्वराज का समर्थक, है ना। सुराजी, जब जब मैं इस पूरे उपन्यास में आपको सुराजी किसी व्यक्ति के आगे लिखूं, तो उसका मतलब होता है स्वराज का सैनिक या स्वराज का समर्थक। स्वराज का समर्थक का मतलब यहाँ पर है कि स्वराज यानी कि हम आजादी के लिए जो लड़ रहे थे, उसका समर्थक था या उसका सैनिक था, है ना। 2 साल जेल में रहा था। कितने साल रहा था? 2 साल ये जेल में रहा था बालदेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आता है बावन दास। बावन दास कौन है भाई? बावन दास भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये कांग्रेस, ये पार्टियों से जरूर पूछा जाएगा नाम, ठीक है। ये उनका फेवरेट है, एक बार तो पूछते ही है वो कि भाई कौन व्यक्ति किस पार्टी से था। ये भी सुराजी था। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ सुराजी लिखा है, सुराजी का मतलब है स्वराज का समर्थक, याद रखना। घोर नैतिकतावादी, घोर नैतिकतावादी व्यक्ति है बावन दास। कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता। कालीचरण किस पार्टी का कार्यकर्ता है? सोशलिस्ट। बावन दास और उससे पहले बता के आया वो कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता थे? कांग्रेस। युवा वर्ग का प्रतिनिधि व्यक्ति है। किस वर्ग का प्रतिनिधि है? युवा वर्ग का। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद है कालीचरण, ठीक है। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद है। कमली, विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री है। विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री यानी तहसीलदार की पुत्री है, जो कि डॉक्टर प्रशांत से प्रेम करती है। वह प्रशांत की प्रेमिका है। शिव पूजा करती है, अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है। तो ये कमली का परिचय हो गया। अच्छा, कमली, विश्वनाथ प्रसाद और प्रशांत, ये तीनों चीजें समझे क्या है? प्रशांत डॉक्टर है मलेरिया का, और कमली का प्रेमी है। कमली किसकी बेटी है? विश्वनाथ प्रसाद की, तहसीलदार है ना, और तहसीलदार की पत्नी। और तहसीलदार जो है वो हमारा एक तो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, प्लस कमली का पति है, और ये दोनों प्रेम करते हैं। ये चीजें एक पूरा सर्कल या त्रिकोण आपको समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी पात्रों से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लक्ष्मी, मठ में दासी है, महंत द्वारा शोषण होता है, बालदेव के साथ रहने लगती है। अच्छा, इस मेला अंचल में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता हो कि एक लक्ष्मी करके एक दासी आती है, जो मठ में ही रहने लगती है, और मठ के महंत के साथ उसका संबंध हो जाता है ना। फिर बाद में लोग उसका विरोध करते हैं, तो वहां से निकल के बलदेव या बालदेव जिसका नाम है उसके साथ अलग रहने लगती है ना। तो ये चीजें आपको इस पूरे उपन्यास में ये भी देखने को मिलेगी। फिर आता है महंत सेवादास। महंत सेवादास मेरीगंज के मठ का महंत है। जो अभी मैं बता के आया हूँ कि जो मठ का महंत कौन है, हमारा महंत सेवादास है। और लक्ष्मी के साथ संबंध ये रखता है। तो ये लक्ष्मी और महंत सेवादास ये मठ में सेवक और सेविका के रूप में रहते हैं। तो महंत पहले से रहता है, लक्ष्मी बाद में आती है, उन दोनों का संबंध हो जाता है। जिसका गांव वाले विरोध करते हैं, फिर वहां से लक्ष्मी निकलती है। तो ये चीजें आती है। प्यारू, डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। रोहतक स्टेशन से होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। अच्छा, ये रोहतक स्टेशन, ये रोहत स्टेशन आपको याद रखना है। ये स्टेशन, ये गांव के नाम, ये किसी जगह का नाम, ये काफी पूछे जाते हैं। ये मतलब एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, उसको बड़ा मजा आता है ये गांव के नाम याद करवाने में। हालांकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इन चीजों का क्या ही मतलब है। गांव का नाम याद करो, कौन किसका प्रेमी है, कौन किसकी प्रेमिका है, ये सब चीजें। लेकिन वो चाहता है कि भाई किसी ने अगर उपन्यास पढ़ा है तो उतनी बारीकी से पढ़ा होगा कि उसको सब कुछ याद रहा होगा, उसमें छोटी से छोटी चीज। तो ये पूछा जाता है। प्यारू जो है वो रोहतहट स्टेशन में होम्योपैथी डॉक्टर रहा है। 5 साल उसने वहां पे नौकरी करी है, और डॉक्टर प्रशांत का भी सहायक है। आगे आते हैं। रोदी बूढ़ा। रोदी बूढ़ा जो है इसमें थर्ड जेंडर आता है। इस पूरी उपन्यास में क्या है? थर्ड जेंडर है रोदी बूढ़ा। दही बेचने का काम करता है, बोलने का तरीका औरत की तरह है इसका। थर्ड जेंडर है, दही बेचने का काम करता है, और बोलने का तरीका क्या है इसका? औरत जैसा है। फिर आता है लरसिंह दास। लरसिंह दास जो है वो आचार्य जगूर के आने का संदेश लेकर आते हैं। आचार्य जगूर के आने का संदेश लेकर आते हैं। सॉरी, लरसिंह दास जो है वो आचार्य जगूर के आने का संदेश लेके आते हैं। सुमति सुमृत दास जो है वो बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है।
बेतार की खबर उपनाम से कौन सा व्यक्ति मेलांचल में जाना जाता है? सुमरीत दास जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? सुमरीत दास जाना जाता है। ठीक है। फिर आता है पार्वती की माँ। पार्वती की माँ, अधेड़ उम्र की स्त्री जिसे गांव वालों डायन कहते हैं, हीरा नामक चरित्र द्वारा इसी शक में इसकी हत्या कर दी जाती है। पार्वती की जो माँ है वो एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिसे लोग वाले क्या समझते हैं, मतलब गांव वाले क्या समझते हैं, जैसा हमारे गांव में अभी भी होता है ना, जो गांव से बिलोंग करता है उनको पता है कि किसी व्यक्ति की पूरे गांव में फैल जाती है कि यार वो तो डाकन है। डाकन यानी कि चुड़ैल टाइप की, कि वो खा जाती है इंसान को। खाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी व्यक्ति को पीस करके खाना, ये नहीं होता। खाने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को नजर लगा देना, ताकि वो बीमार रहे, या उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए, या फिर उसकी हेल्थ खराब हो जाए, या कुछ और इश्यू उसके साथ होने लगे, कोई ना कोई घटना होने लगे, या उसके परिवार में कोई घटना होने लगी, उससे कहते हैं डायन, खा जाना है ना। खा जाना ये होता है। तो इसमें पार्वती की माँ का जिक्र भी होता है। हीरा नामक, अच्छा, उसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? हीरा नामक चरित्र द्वारा इसी शक में उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर आता है चलितर कर्मकार। कौन आता है? चलितर कर्मकार। चलितर कर्मकार आता है, क्रांतिकारी है, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य, ये याद रखना, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य चलितर कर्मकार। चुन्नी गोसाई, पहले सुराजी बना था, सुराजी यानी स्वराज का समर्थक, ये याद रखना। बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। किस पार्टी में शामिल हुआ? सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुआ। तो ये मुख्य पात्र थे। मेलांचल में पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा बड़ा पात्र उपन्यास है, तो इसके पात्रों को आपको याद रखना। अब आते हैं गौण पात्र। इसमें से गौण पात्र आपको याद रखना है। तो ये गौण पात्र देखो, अभी वर्तमान में यूजीसी नेट वालों की ये स्थिति है कि भाई इसमें मेन पात्र हो या गौण पात्र हो, वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आप ऐसा, कोई टीचर खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि यार आप सिर्फ मुख्य पात्र याद कर लो, गौण पात्र स्किप कर दो। ये कभी हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि जो उनका पैटर्न एग्जाम में पूछने का है वो इसी तरीके से अभी चल रहा है। ठीक है, आया समझ में? बोलो भाई, चीजें क्लियर हो रही है यहाँ तक? स्टूडेंट, स्टूडेंट, जल्दी से बोलो, चीजें समझ में आ रही है? मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उपन्यास तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा ना। चलो गौण पात्र देखते हैं। रामदास, ठाकुर राम कृपाल सिंह, खेलावन यादव, ज्योतिषी कक्का। ये ज्योतिषी कक्का बड़े फेमस है मिलांचल में ना, इनका बहुत पूछा जाता है। मंगला, आभा रानी कुलिया, राम प्रिय, प्रिय रिया, राम प्रिय रिया। ठीक है। वासुदेव, तहसीलदार हरगोरी। देखो, एक तहसीलदार इसमें है विश्वनाथ प्रसाद, और दूसरा तहसीलदार इसमें हरगोरी है ना। तो ये दो तहसीलदारों के नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी एक, दोनों के पूछ सकता है यहाँ पर। अच्छा, ऊपर आपको अगर यूजीसी नेट का आपने पेपर दिया या पीवाईक्यू देखे, तो आपको पता है इसमें कूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी ए बी दोनों, बी सी दोनों, सी डी दोनों, या डी ए दोनों, है ना। इस तरीके से आते हैं। मतलब कूट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इनका फेमस ये चीजें बन गई कि ये कूट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो इसलिए ये याद रखना कि तहसीलदार हरगोरी भी इसी उपन्यास का पात्र है। किसका? मेरा चल का। डब्ल्यू जी मार्टिन, डब्ल्यू जी मार्टिन का जिक्र भी इसमें हुआ, याद रखना। सोमा जट, खलासी, राम कृष्ण बाबू, अ, नीलोत्पल,
राम नारायण अधोजी भगत राम बरन केतरी सतकोड़ी उचित दास गंगा प्रसाद यादव सनिया मरमू और राजू लक्ष्मी दास, ये प्रमुख गौण पात्र है। क्लियर हुआ गुरु? तो ये गौण पात्र आपको एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें याद रखना है ना। अच्छा, कुछ गौण पात्र और हमारे रह गए, वो भी यहाँ बता देता हूँ। उसके बाद ये पंक्तियां मैंने यहाँ पर लिख दी, ये सारी पंक्तियां। तो पंक्तियां ऐसा होता है कि कोई पंक्ति दे दी जाती है और ये पूछ लिया जाता है ये पंक्ति किस उपन्यास की है। तो देखो, अब मैं आपको बता दूं यार कि चीजें अगर हो, मैं आपको सारी चीजें टाइप करवा के यहाँ पर हर एक उपन्यास की पंक्ति यहाँ पर पंक्ति बता सकता था। लेकिन आप खुद सोचो कि अब हमारे पास कि इतना टाइम है कि हम हर पंक्ति को याद करें यहाँ पर, नहीं ना। तो यानी कि कोई पंक्ति 4 या 5 लाइन की है, 4 से 5 लाइन की है, तो 4 से 5 लाइन अगर हम याद करने बैठेंगे तो कितनी पंक्तियां, कितनी लाइनें हमारे पास हो जाएगी, कितने हजार लाइनें हमारे पास हो जाएगी, सभी उपन्यास कहानी नाटक से करके ना। तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन ये निकाला कि उसके शुरू शुरू की जो पंक्ति का पार्ट होता है, शुरू शुरू है ना। तो देखो, कोई भी पंक्ति होगी तो ये तो डेफिनेटली है कि पंक्ति स्टार्ट से, शुरू से ही होगी। तो एग्जाम में कभी ऐसा तो नहीं होगा कि बीच से उस पंक्ति को स्टार्ट करेगा, नहीं होगा ना। तो ये याद रख लेना कि अच्छा ये पंक्ति हमने मेरा आंसर पढ़ी थी, है ना। तो बस इतना सा पार्ट आपको वहां पे आ जाएगा, और बाकी की पूरी पंक्ति आप मानना कि भाई ये हमारे उसी की है। तो कभी भी यहाँ पर पंक्तियां क्रॉस नहीं होगी, आपको कभी ये लगे कि सर अगर इसी नाम से 2-3 आ गई या इसी पंक्ति से 2-3, कभी नहीं होगा ऐसा ना। फिर उसके बाद अगले है नारद दास, कलश मोहतो, गांधी जी। गांधी जी का जिक्र भी हुआ क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी की मृत्यु इसमें सेकंड पार्ट में, सेकंड खंड में बताई। नेहरू का जिक्र हुआ है, राजेंद्र प्रसाद का जिक्र हुआ, देवनाथ मलिक का जिक्र हुआ। अच्छा, एक मात्र उपन्यास ही है जिसमें गांधी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद का जिक्र हुआ है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का कौन सा उपन्यास है जिसमें गांधी, नेहरू, प्रसाद का जिक्र हुआ है। तो वो मेला आंचल है, इसी में सिर्फ इनका जिक्र हुआ है ना। रोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरकू तेली, नागा बाबा और भोला बाबू, है ना। ये प्रमुख व्यक्ति है जो आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, ये गौण पात्र से भी अलग है जिनका जिक्र हुआ है ना। ये उपन्यास के पात्र तो नहीं है लेकिन इनका जिक्र इसमें हुआ है। तो चीजें मैंने यहाँ पर दे दी है। फिर आते हैं लेखक ने क्या क्या इसमें कहा। अच्छा, सबसे फेमस पंक्ति ये, और ये कई बार एग्जामों में अगर आपको यकीन ना तो पीआई को उठाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसमें सूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचा के निकल नहीं पाया। ये जो पंक्ति है ये इतनी बार पूछ ली गई है ये देकर कि भाई ये किस उपन्यास की पंक्ति है। ये कई बार ये पंक्ति आ चुकी है, और सिर्फ नेट जेआरएफ में नहीं, टीजीटी पीजीटी के एग्जामों में भी आ चुकी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है ना। ये चीजें आती है, मैं किसी से दामन बचा के निकल नहीं पाया। ये पंक्ति मेलांचल की है। अच्छा, इसमें जब आप ये देखोगे धूल, गुलाब, कीचड़ का जब जिक्र होगा ना, तो आपको सबसे बड़ा इसमें होगा कुकुरमुत्ता नामक एक कविता आपको इसमें आएगी। तो कुकुरमुत्ता नामक कविता में भी कुछ ऐसी ही पंक्ति सिमिलर आपको दिखेगी, ये नहीं रहेगी लेकिन उसमें गुलाब का, कीचड़ का, इनका जिक्र होगा। तो आपको सबसे बड़ा अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको कुकुरमुत्ता और मेला आंचल में कंफ्यूजन होगा कि ये किसकी पंक्ति है। बाकी क्लियर होगा कि ये तो या तो मेला आंचल की होगी या कुकुरमुत्ता की होगी। तो ये याद रखना, ये वाली पंक्ति मेला आंचल की रहेगी। ये चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि जहां जहां आप लोग गलती कर सकते हो वो सारी गलतियों को मैं अभी से क्लियर करवाता जा रहा हूँ, ताकि ऐसा होता ना कि गलतियां कैसे पकड़ में आती है टेस्ट लगा के। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देखो भाई टेस्ट में भी ये गलती ना हो।
ठीक है, ताकि ये चीजें क्लियर करते जाओ। और ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, ना तो यूट्यूब पे कोई बता रहा है, ना किसी पेड बैच में इतना अच्छे से बता रहा है कि ये चीजें मत करना ना। तो ये गलतियां जो आप करने वाले हो, देखो एग्जाम कब पास होते हो, जब होते हो जो गलतियां सबसे कम करते हो। पढ़ता हर इंसान है, हर इंसान को सब कुछ पता है, बस दिक्कत ये है कि वहां पर जाकर जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना बाहर हो जाओगे एग्जाम से, और जितनी कम गलतियां करोगे उतना एग्जाम में बना रहोगे ना। तो एग्जाम में बना रहना है, इसका मतलब है गलतियां कम से कम करना है। क्लियर हुआ गुरु? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये याद रखना कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से वामन सॉरी दामन बचा के निकल नहीं पाया, ये द है, ठीक है। ये पंक्ति किसकी? मेलांचल की है। फिर आता है, लेकिन गांव की पंचायत क्या है? लेकिन गांव की पंचायत क्या है? अब इसके आगे डेफिनेटली पंक्ति जरूर है ना, लेकिन आप बस इतना सा याद रख लो कि लेकिन गांव की पंचायत क्या है, ये मेलांचल की पंक्ति है। तो ये मान के चलो, पंक्ति हमेशा स्टार्टिंग से ही शुरू होगी, और अगर ये स्टार्टिंग वाला शब्द आपने वहां पकड़ लोगे तो आप तुरंत मेलांचल लगा दोगे, यानी आप सेकंड के 10वें हिस्से में जाकर आंसर क्लिक करके डायरेक्ट सोल्व कर दोगे, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होने वाली है ना। क्या लगाओगे? जैसे कि लेकिन गांव की पंचायत क्या है, इसको तुरंत करके आप सही कर दोगे। फिर आता है, यह अस्पताल, अस्पताल, ये अस्पताल का मतलब अस्पताल है, ये क्योंकि जिस लैंग्वेज में लिखा गया है ना, जिस भाषा में ये लिखा गया है, वो भाषा ही ऐसी है जहाँ पर अस्पताल, क्योंकि देखो गांव की भाषा है और वहाँ की भाषा क्या है, उस भाषा में ये लिखा गया है ना, यानी वहाँ की लोकल बोली में ये पात्र पूरा उपन्यास लिखा गया है। हालांकि आपको उपन्यास, कहानी, नाटक ये सब ये लोकल भाषा में ही देखने को मिलेगी, तो अधिकतर तो उसमें ऐसे शब्द आएंगे। तो यह अस्पताल, अस्पताल यानी अस्पताल है ना, हॉस्पिटल आता है। तो यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, अभी तो नहीं मालूम हुआ। ये पंक्ति किसकी है? मेलांचल की है। देखो यार, स्मार्ट तरीका से अपनाओ ना, क्यों पूरा चीजें पढ़े हम, और ये पूरी चीजें आप डेफिनेटली उपन्यास में पढ़ के आए हो। जब मैंने इतनी सी पंक्ति बोली है तो मुझे लगता है कि जिसने उपन्यास एक बार भी पढ़ा है उसके दिमाग में चीजें क्लियर हो गई कि अच्छा ये पूरी पंक्ति इस तरीके से है ना। तो पूरी पंक्ति को बार बार याद रखना नहीं है, लेकिन बार बार रिवीजन करते समय उस पंक्ति का स्टार्टिंग वाला याद होना जरूरी है, अन्यथा हम भूल जाएंगे। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आ रहा है समझ में मैं क्या चीजें आपको किस लेवल पे चीजें बता रहा हूँ। फिर आता है, रुपयों का को बजाकर देखा जाता है, रुपयों को बजाकर देखा जाता है, मेलांचल का। किसका है? मेलांचल का। रुपयों को बजाकर देखा जाता है, किसका है? मेलांचल का। जाति बहुत बड़ी चीज है, जाति बहुत बड़ी चीज है, मेलांचल की पंक्ति है। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है, मेलांचल का। जवानी की सुंदरता आग लगाती है, जवानी की सुंदरता आग लगाती है, किसकी पंक्ति है? मेलांचल की। ठीक है। सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल, सरकारी वर्दी को, ये वर्दी है ना, वर्दी है, सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल, ये जेल ये पूरी पंक्ति है। आप उस पूरी पंक्ति को उपन्यास पढ़ते हो तो देखते हो, बाकी हमें बस इतना सा याद रखना कि अगर ये पंक्ति आई यानी मेलांचल की पंक्ति है। अब इसके बाद और भी पंक्ति हो है ना। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, वैसा ही वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, इसका मेलांचल का है। चरखा काटो, खड़धड़ पहनो, खदड़ पहनो, खदड़ यानी देखो यहाँ पर खदड़ का मतलब होता है खादी का मतलब है ना। चरखा का काटो, खादी पहनो, रहे हाथ में झोली, रहे हाथ में झोली, गांधी जी का जिक्र हुआ, तो ये किसमें? मेरा असर हुआ है। गावत गांधी राम मनोहर, ये गावत गांधी राम मनोहर, ये भी गांधी जी का जिक्र हुआ,
तने गीत स्मारक की गावत गांधी राम मनोहर। ये पंक्ति भी किसकी, मेलांचल की है। ठीक है, तो ये बस इतनी स्टार्टिंग की पंक्तियां याद रख लो, ताकि सारी चीजें वहां दिमाग में क्लिक हो जाए कि ये पंक्ति उपन्यास की, फिर उसके बाद चाहे कितनी बड़ी लाइन लिख लो, आप सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। आपको यकीन ना हो तो एक बार मैं आपको टेस्ट इस तरीके से दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टार्टिंग की पंक्तियां याद रखनी कितनी बड़ी बात है ना, और कितनी जरूरी है। लड़की के जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की के जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है, किसका, मेलांचल का है। मौसी ने अब मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो, मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो किसका है, मेलांचल का। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, ये कालीचरण ने बोला था। किसने बोला था, कालीचरण ने। मेलांचल में, मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, कालीचरण ने मेलांचल में बोला था। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में, ये एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में। आपको पता होना चाहिए कि वो जो दासी थी, जो महेंद्र के साथ संबंध था, उसके ऊपर ये पंक्ति लिखी गई है ना, एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में, मिलाचल की है। अरे जिंदगी है क्रांति से, क्रांति से। ये क्रांति का मतलब होता है क्रांति। ये वाला जो क्रांति, यही क्रांति है, लेकिन ये क्या, वहाँ की लोकल बोली का शब्द है ना, यानी वो लोग इस तरीके से बोलते थे, क्रांति। तो ये याद रखना कि ये क्रांति ही है ना। तो अरे जिंदगी है क्रांति से जिएंगे या क्रांति करेंगे, ये चीजें इसमें पूरी आई है, तो ये मेलांचल की है। जात क्या है, जात क्या है, जात दो ही है, एक अमीर और एक गरीब। ये पंक्ति किसकी है, मेलांचल की है। कानून बनने से पहले ही कानून तोड़ने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। कानून, ये पंक्ति भी कई बार आ चुकी है, कानून वाली पंक्ति भी, ये भी आ चुकी है। ये दोनों, एक ऊपर वाली जो पंक्ति बनाई, ये आपके पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएगी, यानी ये एक तरीके से मैं पीवाईक्यू आपको सोल्व करा रहा हूँ ना, कि जात क्या, जात तो ही है, एक अमीर और एक गरीब। ये मेलांचल की पंक्ति है। कानून बनने से पहले ही कानून तोड़ने के तरीके गढ़ लिए गए, मेलांचल में कहा गया। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, मेलांचल की पंक्ति है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो जीवाणु हैं, गरीबी और जहालत इस रोग के दो जीवाणु है। ये किसका है, ये हमारा मेलांचल की पंक्ति है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया, नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया, मेलांचल का। बावन ने दो आजाद देशों की, बावन ने दो आजाद देशों की तुलना की। ये किसने कहा, मतलब ये किसका है, मेलांचल का है। ठीक है, नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान, नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान, ये भी हमारा मेलांचल का है। कलीमुद्दीन घाट पर चेयरिया पीर में किसी ने मानत करके। अच्छा एक बात बता दूं आपको, क्योंकि अभी पाकिस्तान वाला मुद्दा बहुत नया नया है, हो सकता है पेपर अभी डेवलप हो रहे होंगे। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर, यानी ये विभाजन के ऊपर, या हमारी दोनों की जो हमेशा से लड़ाइयाँ चल रही है, इनके ऊपर उपन्यास, कहानी, नाटक के लिखी गई है, कई लिखी गई है ना, कम से कम आपको 3 से 4 नाटक, कहानी, उपन्यास ऐसे मिलेंगे जो पाकिस्तान भारत का जिक्र उसमें होता है, जैसे मेला आंचल में एक हुआ है ना। तो ये याद रखना कि किन किन उपन्यासों में भारत पाकिस्तान का जिक्र हुआ है ना। और अभी आपको ये स्टार्टिंग की पंक्तियां देख के लग रहा है कि सर ये कैसे याद होगी, जब आप इनको 4-5 बार रीड करोगे ना, तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी ना। और जब ये बैठ जाएगी, और जब आप उपन्यास अगर एक बार फिर से पढ़ लोगे, तो फिर से ये दिमाग एकदम पूरा ऐसा का वर्क करेगा आपका कि यार ये चीजें तो हमने मेला आंचल में पढ़ी थी, मेला आंचल की में ये पूरी पंक्ति यहाँ पर है। और जब टेस्ट में या
आपके एग्जाम में जब ये चीजें आएगी तो आप तुरंत क्लिक कर दोगे, है ना। तो ये चीजें है। फिर आता कलीमुद्दीन घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानत करके, ये भी हमारा मेला आंचल का है। किसका है? मेला आंचल का। तो मेला आंचल थोड़ा बड़ा उपन्यास है। इसमें पात्र बहुत ज्यादा है, और पात्रों के साथ साथ इसमें पंक्तियां भी बहुत ज्यादा हमने देखी। इसमें मेरीगंज गांव का नाम देखा हमने, पूर्णिया जिले का नाम देखा हमने, बाकी और गांव के नाम, एक स्टेशन रोहतंग स्टेशन का जिक्र हमने इसमें किया। तो ये सारे स्टेशन, गांव के नाम, उपन्यास मतलब पात्रों के नाम, खंड अलग अलग हमने देख लिए। गांधी जी का जिक्र दूसरे खंड में हुआ है, और गांधी, नेहरू, प्रसाद का जिक्र हुआ है। हिंदी का एकमात्र उपन्यास है जिसमें सभी का जिक्र एक साथ हुआ है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। बताइए, क्या मिलांचल कंप्लीट हुआ? नहीं, चीजें समझ में आई? बोलो भाई। अगर इससे कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करें आप लोग। बोलो फटाफट, चीजें क्लियर हुई या कोई डाउट है? यानी किसी प्रकार का कोई डाउट दिमाग में आ रहा है तो पूछिए। अच्छा, मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट के नोट्स आज सेंड कर दूंगा, है ना। हम अलग अलग टॉपिक वाइज उनको पढ़ेंगे ना। यानी एक यूनिट, जैसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम अलग अलग बांट के, यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उनको पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि चीजें समझने में आसानी रहेगी आप लोगों को। क्लियर है सभी? अगर है तो यस में आंसर करो। और झूठा सच पढ़े या फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे? बोर तो नहीं हो गए पढ़ पढ़ के? मजा आ रहा है पढ़ने में? फटाफट आंसर करो यार आप लोग। आज के लिए इतना ही रख दीजिए ना, चलो ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल अपने टाइम पे। ठीक है, चीजों को फिर से रिवाइज करके आना। ये उपन्यास को, आगे के जो उपन्यास इसमें मैंने दे रखा है, झूठा सच, और ये आगे के जो उपन्यास है, इनको सबके पढ़ के आना। और उनको पढ़ने के बाद फिर से आपको जो पिछले उपन्यास पढ़ा है उनको रीड करके आना। बाकी किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर किसी भी प्रकार का कोई चीजें की जरूरत हो तो प्लीज मुझसे संपर्क जरूर करना, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल अपने टाइम पे, और आगे के उपन्यास देखने का प्रयास करेंगे।